सारे के सारे साथियों को नमस्कार। एक नए दिन फिर से आप सारे के सारे साथियों का स्वागत, अभिनंदन, वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी की दुनिया में आप सारे के सारे साथियों का स्वागत है। बहुत आगे तक पहुंच चुके हैं अपन कार्डियोलॉजी में, बहुत कुछ नॉलेज आपको मिल चुकी है। बोले तो लगभग 70% कार्डियोलॉजिस्ट आपको बनाया जा चुका है। 70 से 80%, केवल 20 से 30% कार्डियोलॉजिस्ट बनने की कमी है, जो इन डिसऑर्डर को पढ़ते हुए पूरी हो जाएगी। सारे के सारे डिसऑर्डर में जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। परिभाषा से लेकर नर्सिंग मैनेजमेंट तक के सारे फैक्ट और पॉइंट के बारे में आपको जानकारी मिल चुकी है। अब अपन को डिस्कशन करना है एक एक डिसऑर्डर और उसकी डेफिनेशन, एटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, रिस्क फैक्टर, क्लिनिकल फीचर, डायग्नोस्टिक मेजर, मैनेजमेंट। ये सारा के सारे पॉइंट अपन को डिस्कस करने हैं। तो चलें, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट डिसऑर्डर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसका नाम है हाइपरटेंशन। पहला डिसऑर्डर स्टार्ट करेंगे अपन, जिसका नाम है हाइपरटेंशन। चलो, सबसे पहले आप सारे के सारे साथी हाइपरटेंशन की परिभाषा बताएंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन की डेफिनेशन क्या होगी, बताएं। एनालिसिस कर पा रहा हूं मैं, आपके दिमाग में परिभाषा आ रही है कि सर, किसी भी इंसान का ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा हो, यह अवस्था हाइपरटेंशन कहलाती है। किसी भी इंसान का ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा होना हाइपरटेंशन कहलाता है। यदि मैं पूछूं कि आप आपके किसी नॉन मेंबर का बीपी इमीडिएट चेक करो, नॉन मेंबर का बीपी इमीडिएट चेक करो और उस इंसान का ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा मिले, तो क्या उसकी पर्ची पर या प्रिस्क्रिप्शन पर आप हाइपरटेंशन लिख सकते हो? नहीं। कम से कम इंसान का ब्लड प्रेशर सप्ताह में आपको 3 बार चेक करना होगा और तीनों बार उसका ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा मिले तो अवस्था को अपन हाइपरटेंशन बोलेंगे। तो यहाँ परिभाषा में अपन बोल सकते हैं, व्हेन देयर इज ए एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर मोर देन 140/90 इज नॉन एज हाइपरटेंशन। परंतु इसके अंतर्गत आपको एक शब्द और लगाना होगा जो बेहद इंपॉर्टेंट है, और उस पर्टिकुलर शब्द का नाम है परसिस्टेंट। व्हेन देयर इज persistent elevation of blood pressure more than 140/90, the condition is known as hypertension. When there is a persistent elevation of blood pressure more than 140/90, the condition hypertension। लगातार, अब लगातार का मतलब है सप्ताह में कम से कम 3 रीडिंग आपने ली हैं और तीनों बार उस इंसान का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आया है, तो कंडीशन को आप हाइपरटेंशन बोलेंगे। हाइपरटेंशन की अवस्था में ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों ब्लड प्रेशर बढ़े हुए होते हैं। अच्छा, ऊपर वाले ब्लड प्रेशर के बढ़े हुए होने का कारण है कि इंसान का कार्डियक आउटपुट ज़्यादा है, और नीचे वाले ब्लड प्रेशर के बड़े होने का कारण है कि इंसान में पेरीफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन में ये बात अपन को लिखनी पड़ेगी कि द ब्लड प्रेशर ऑफ एनी पर्सन आर मेनली डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर्स। दीज आर कार्डियक आउटपुट एंड पेरीफेरल रेजिस्टेंस। Whenever there is any interference to the cardiac output or peripheral resistance, it means whenever there is an increase in cardiac output or peripheral resistance, it result increase in blood pressure।
यानी कार्डियक आउटपुट किसी इंसान का बढ़ेगा तो सिस्टोलिक बीपी बढ़ जाएगा, और पेरीफेरल रेजिस्टेंस किसी इंसान का बढ़ेगा तो डायस्टोलिक बीपी बढ़ जाएगा। परिभाषा हो गई, पैथोफिजियोलॉजी हो गई। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। कौन कौन से तरह का होता है हाइपरटेंशन, तो इस पर थोड़ा बहुत अपन ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। देखें, एक कैटेगरी होती है यदि किसी इंसान का बीपी 154/82 आए, क्या इसको अपन हाइपरटेंशन बोलेंगे? या फिर किसी इंसान का बीपी 124/94 आए तो क्या इसको अपन हाइपरटेंशन बोलेंगे? दोनों का आंसर है यस। इन दोनों अवस्थाओं को अपन हाइपरटेंशन बोलेंगे। इस अवस्था को अपन नाम देंगे व्हेनेवर देयर इज ओनली इंक्रीज इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर द कंडीशन इज नोन एज सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। यदि किसी इंसान का केवल और केवल सिस्टोलिक बीपी बढ़ा हुआ है तो उस अवस्था को अपन सिस्टोलिक हाइपरटेंशन बोलेंगे, और यदि किसी इंसान का केवल और केवल डायस्टोलिक बीपी बढ़ा हुआ है तो उस अवस्था को अपन डायस्टोलिक हाइपरटेंशन बोलेंगे। उस अवस्था को अपन डायस्टोलिक हाइपरटेंशन बोलेंगे। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी के आधार पर दो तरह की हाइपरटेंशन होगी, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन और डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। एग्जाम्पल के लिए रीडिंग आपके सामने बोर्ड पर प्रस्तुत है। अगली कंडीशन कि किसी भी इंसान के ब्लड प्रेशर में 120/80 ये तो है नॉर्मल, और 140/90 ये इससे ज़्यादा है हाइपरटेंशन। यदि किसी इंसान का ब्लड प्रेशर 120 से 140 और 80 से 90 के बीच में है, फॉर एग्जाम्पल के लिए इंसान का ब्लड प्रेशर है 132/86, देन व्हाट इज दिस? क्या इस अवस्था को आप नॉर्मल बोलना चाहोगे? आंसर है नो, नॉर्मल तो नहीं है। क्या इसको हाइपरटेंशन बोलना चाहोगे? नहीं, हाइपरटेंशन भी नहीं है। परंतु जो हालात आज के हैं, यदि इसी हालात में मरीज रहा तो आने वाले भविष्य में मरीज को हाइपरटेंशन हो जाएगा। इसका मतलब यह जस्ट हाइपरटेंशन से पहले वाली अवस्था है, और इस अवस्था को नाम देते हैं प्री हाइपरटेंशन। इस अवस्था को नाम देते हैं प्री हाइपरटेंशन। तो व्हाट इज द प्री हाइपरटेंशन? जब किसी इंसान का सिस्टोलिक बीपी 120 से 140 के बीच में और डायस्टोलिक बीपी 80 से 90 के बीच में रहे तो अवस्था को प्री हाइपरटेंशन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगले सरकमस्टांस में अपन बात करें, एक होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन। किसी इंसान का ब्लड प्रेशर आपने सप्ताह में 3 बार चेक किया और तीनों बार वह बढ़ा हुआ मिला, तो इंसान को हाइपरटेंशन हुआ है। वह डॉक्टर के पास जाएगा और वहां जाने के बाद वह इन्वेस्टिगेशन कराएगा, क्योंकि डॉक्टर साहब सोचेंगे किडनी तो खराब नहीं है, हार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है, लीवर तो खराब नहीं, किस कारण से बीपी बढ़ा है? मरीज की एज केवल 44 साल है, नहीं बढ़ना चाहिए। सारे इन्वेस्टिगेशन कराए और सारे इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद कोई भी कारण नहीं मिला, तो ऐसे मरीज में जो हाइपरटेंशन हुआ है दैट इज कंसीडर्ड एज प्राइमरी हाइपरटेंशन, द हाइपरटेंशन विच हैज बीन कॉज्ड बाय अननोन कॉज। वह हाइपरटेंशन जो अननोन कॉज की वजह से होती है, यानी बॉडी में सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन कराने पर हाइपरटेंशन का किसी भी तरह का कोई कॉज नहीं मिले, दैट टाइप ऑफ हाइपरटेंशन इज नोन एज इडियोपैथिक हाइपरटेंशन।
इसको इडियोपैथिक हाइपरटेंशन के नाम से भी जानते हैं और ओल्ड एज में यह कॉमन है, मोस्टली आफ्टर द 50. सो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कंसीडर्ड एज इसेंशियल हाइपरटेंशन. तो कौन सी हाइपरटेंशन को प्राइमरी हाइपरटेंशन के नाम से जाना हो, इडियोपैथिक या इसेंशियल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं? आंसर है प्राइमरी हाइपरटेंशन. अगर उस इंसान में इन्वेस्टिगेशन कराने पर कोई कॉज मिल गया, किडनी खराब है जी, फीमेल में प्री एक्लेम्शिया हो गया है, लीवर डिसऑर्डर है, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर है, एंजाइना वाला मरीज है, एंजाइना वाले मरीज में हाइपरटेंशन मिल सकता है. तो शरीर में किसी दूसरी बीमारी की वजह से इंसान में हाइपरटेंशन हो जाना, इस कंडीशन को अपन नाम देते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन. इस कंडीशन को अपन नाम देते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन और इसकी परिभाषा बनेगी द हाइपरटेंशन विच अकर ड्यू टू सम नॉन कॉज. द हाइपरटेंशन विच अकर ड्यू टू सम नॉन कॉज, किसी नॉन कॉज की वजह से इंसान में हाइपरटेंशन का डेवलप होना. द हाइपरटेंशन which occur due to some non cause, it is known as secondary hypertension. हाइपरटेंशन में एक शब्द पढ़ते हैं अपन, इटियोलॉजी. इटियोलॉजी या कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन. तो अब आप समझ रहे होंगे कौन से हाइपरटेंशन की इटियोलॉजी पढ़ना चाहोगे. देखो, प्राइमरी हाइपरटेंशन तो अननोन कॉज की वजह से होता है, तो जो हाइपरटेंशन किसी कॉज की वजह से हो रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, सेकेंडरी हाइपरटेंशन. तो जो अपन इटियोलॉजी पढ़ते हैं वह कौन से हाइपरटेंशन की होगी, आंसर है सेकेंडरी हाइपरटेंशन. तो यहां पर अपन हेडिंग मेंशन करना चाहेंगे, इटियोलॉजी ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन. इटियोलॉजी ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन. अब आप मुझे बताएं, शरीर में कौन कौन सी ऐसी बीमारी हैं जिनकी वजह से इंसान का बीपी बढ़ सकता है. तो आपके दिमाग में एग्जैक्टली ये आंसर आ रहे हैं. रीनल डिसऑर्डर, किडनी की बीमारी की वजह से इंसान का ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है. लीवर डिसऑर्डर की वजह से भी इंसान का ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है. नेक्स्ट, CAD, कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर, कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, एंजाइना पेक्टोरिस और मायोकार्डियल इन्फाक्शन वाले मरीज में इंसान का ब्लड प्रेशर आप चेक करेंगे तो आपको ज्यादा मिलेगा. एक होता है प्रेगनेंसी इंड्यूज हाइपरटेंशन. प्रेगनेंसी इंड्यूज हाइपरटेंशन कंडीशन को नाम देते हैं प्री एक्लेम्शिया. कंडीशन को नाम देते हैं प्री एक्लेम्शिया. इसकी वजह से भी हो सकता है, प्रेगनेंसी पूरी हो गई तो हाइपरटेंशन स्वतः ही गायब हो जाएगा. किसी भी इंसान के द्वारा लंबे समय तक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स का इस्तेमाल करना, इंसान के द्वारा लंबे समय तक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स का इस्तेमाल करना, उसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां लेना. एंटी डिप्रेसेंट दवाइयों से वेट गेन होता है जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है. लंबे समय तक स्टीरॉयड और नॉन स्टीरॉयडल दवाइयां लेना, ये इनका लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट होता है. स्टीरॉयड और नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, तो लंबे समय तक इनमें से किसी भी कैटेगरी की दवाई का इस्तेमाल, लंबे समय तक इनमें से किसी भी तरह की कैटेगरी की दवाई का इस्तेमाल इंसान के ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है. तो दीज ऑल आर द एटियोलॉजी और कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन. देखें, यहीं पर क्लियर कर दिया है, अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी.
कॉजेज या इटियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन में कौन सी हाइपरटेंशन की इटियोलॉजी होगी? तो कॉमन सेंस की बात है, प्राइमरी की तो होगी नहीं, क्योंकि प्राइमरी की तो परिभाषा ही क्या दे रहे हैं अपन, वह हाइपरटेंशन जो किसी अननोन कॉज की वजह से होती है प्राइमरी कहलाती है। तो जो इटियोलॉजी होगी वह सेकेंडरी हाइपरटेंशन की होगी। इज दैट क्लियर? तो दैट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। कम ऑन टू द लास्ट क्लासिफिकेशन कि एक तो हाइपरटेंशन ऐसा है, एक तो हाइपरटेंशन ऐसा है जिसके अंदर इंसान के वाइटल ऑर्गन में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं। इंसान के वाइटल ऑर्गन में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। लंग्स, हार्ट, किडनी, लीवर, ब्रेन। इंसान का बीपी 200/100 से कम है। इंसान का बीपी 200/100 से कम है और इंसान के इन वाइटल ऑर्गन में किसी भी तरह की समस्या नहीं है। वह खुद अस्पताल चलकर आया है, उसको चक्कर आ रहे हैं, पाल्पिटेशन हो रहा है, सरदर्द हो रहा है, पसीने आ रहे हैं, उसका बीपी बढ़ा हुआ है, अपन ने उसको दवाई दे दी और उसको घर भेज दिया। इसका मतलब है इंसान के वाइटल ऑर्गन में किसी भी तरह का डैमेज नहीं हुआ और इंसान का ब्लड प्रेशर 200/100 से कम है। तो वह हाइपरटेंशन जो जानलेवा नहीं है, जिसका ओपीडी में ही इलाज होना संभव है और जहां पर इंसान का ब्लड प्रेशर 200/100 से कम है, द कंडीशन इज नॉन एज बिनाइन हाइपरटेंशन। और वह अवस्था जिसके अंतर्गत इंसान का ब्लड प्रेशर 220/120 को पार कर गया। तो देखें 220/120, 120 होने का मतलब है शरीर की ब्लड वेसल में सीवियर वेजो कंस्ट्रिक्शन है। 120 का मतलब है शरीर की ब्लड वेसल में सीवियर वेजो कंस्ट्रिक्शन है। तो हेपेटिक आर्टरी में वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा तो लीवर को मिलने वाला ब्लड सप्लाई कमजोर, लीवर में डैमेज हो सकता है, ब्रेन में डैमेज हो सकता है, किडनी में डैमेज हो सकता है, किडनी एक्यूट रीनल फेलियर में जा सकता है इंसान, लंग्स में डैमेज हो सकता है, तो वाइटल ऑर्गन में डैमेज हो सकता है। इंसान इस कंडीशन में बेहोशी जैसी अवस्था में आया है, उससे बोला नहीं जा रहा, अनकॉन्शियस जैसी अवस्था है, यूरिन आउटपुट उसका बंद हो गया है और उसका बीपी 220/120 से ज्यादा है। तुरंत मेडिकल आईसीयू में ले लो, बीपी को 10 मिनट में कम कर दो, नहीं तो दिल का दौरा आ जाएगा, स्ट्रोक हो जाएगा मरीज को, किडनी खराब हो जाएंगी, किडनी फेल हो जाएंगी, इतनी गंभीर समस्या है। इस हाइपरटेंशन को, जिसमें वाइटल ऑर्गन डैमेज होते हैं और जानलेवा होती है, अपन नाम देते हैं मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। इस हाइपरटेंशन को अपन नाम देते हैं मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन और इसी का एक दूसरा नाम है, दैट कंडीशन इज ऑल्सो नोन एज हाइपरटेंसिव क्राइसिस। दैट कंडीशन इज ऑल्सो नोन एज हाइपरटेंसिव क्राइसिस। इसको हाइपरटेंसिव क्राइसिस के नाम से भी जाना जाता है। इज दैट क्लियर? तो इन दोनों में से गंभीर अवस्था जहां पर मरीज में वाइटल ऑर्गन में डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, कौन सी हाइपरटेंशन है? आंसर इज मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। अब मैं कह रहा हूं कि मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन वाले मरीज को आप सीधे मेडिकल आईसीयू में ले जाओ और इसका बीपी तुरंत कम कराओ। तो बीपी को तुरंत कम कराने के लिए कौन सी गोली दोगे? बीपी को तुरंत कम कराने के लिए देखो, कुछ एक लेक्चरों में डिस्कस किया है, एक दवाई जो हाइपरटेंसिव क्राइसिस में ड्रग ऑफ चॉइस है। दवाई का नाम है सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। दवाई का नाम है सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड।
या तो ये देते हैं, ये उपलब्ध नहीं है तो नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं, और बॉडी में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम को कम करने के लिए लेसिक्स भी लगा देते हैं। 10 मिनट में बीपी कम करना है, नहीं तो इंसान मर भी सकता है। ऐसी कंडीशन में मरीज का इमीडिएट इलाज स्टार्ट करना होता है, और इमीडिएट इलाज जो अपन स्टार्ट करते हैं उसमें कौन सी दवाई है जो अपन लगाते हैं? आंसर आपके सामने है, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड लगाएंगे, नाइट्रोग्लिसरीन लगाएंगे यदि नाइट्रोप्रूसाइड नहीं है तो, और उसके अलावा लेसिक्स लगाएंगे। तो दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन। इट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन। कम ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपरटेंशन? तो देयर आर 2 टाइप ऑफ रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद हाइपरटेंशन which increase the risk for developing the hypertension. They are categorized as modifiable risk factor. They are categorized as modifiable risk factor. बोले तो एज बढ़ेगी तो बीपी की संभावना बढ़ेगी। सेक्स रेशो मेल में ज्यादा होगी बजाय फीमेल के, ब्लैक पर्सन में ज्यादा होगी, और फैमिली हिस्ट्री, सॉरी ये जो वर्ड मैं बोल रहा हूं ये सारे के सारे नॉन मॉडिफाइबल हैं। एज, सेक्स, रेस और फैमिली हिस्ट्री, एज, सेक्स, रेस और फैमिली हिस्ट्री नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में हाई फैटी डाइट, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, ओबेसिटी, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, फिजिकल इनएक्टिविटी, स्ट्रेस, अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग, हाई सोडियम डाइट और डायबिटीज मेलाइटस एंड लो फाइबर डाइट। ये अच्छे से अपन ने एक लेक्चर में डिस्कस किए हैं, एक एक का डिस्क्रिप्शन मैंने आपको पढ़ाया है, तो डिस्कस हो चुका है। 2 तरह के रिस्क फैक्टर हैं, मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल। फिर से देखें अभी तक के लिए क्या पढ़ा है अपन ने। परिभाषा देख लो, persistent elevation of blood pressure more than 140/90 is known as hypertension. पैथोफिजियोलॉजी, इंसान का बीपी 2 फैक्टर पर डिपेंड करेगा, कार्डियक आउटपुट और पेरिफेरल रेजिस्टेंस। इनमें इंटरफेरेंस इंसान के बीपी को बढ़ा देगा। फिर टाइप ऑफ हाइपरटेंशन, सिस्टोलिक बढ़ा हुआ है केवल तो सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, और केवल डायस्टोलिक बढ़ा हुआ है तो डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। प्री हाइपरटेंशन, इंसान का बीपी 120 से 140 और 80 से 90 के बीच में है तो प्री हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन विच अकर ड्यू टू सम अननोन कॉज, इट इज ऑल्सो नोन एज इडियोपैथिक और एसेंशियल हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन, इट अकर ड्यू टू सम नॉन कॉज। कॉजेज या इटियोलॉजी कौन सी हाइपरटेंशन की होगी? सेकेंडरी हाइपरटेंशन। रीनल डिसऑर्डर, लीवर डिसऑर्डर, कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर, प्रेगनेंसी इंड्यूज, प्री एक्लेम्शिया, इसके अलावा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, एंटी डिप्रेसेंट और स्टीरॉइड, दैट इज द प्री एक्लेम्शिया या प्रेगनेंसी इंड्यूज हाइपरटेंशन, PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूज हाइपरटेंशन। नेक्स्ट, बिनाइन हाइपरटेंशन और मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन को नाम देते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस, और इसके लिए दी जाने वाली दवाई आपके सामने लिखी है सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। ये नहीं हो तो नाइट्रोग्लिसरीन, और इनके साथ में अपन यूज करते हैं लेसिक्स। परिभाषा हो गई, पैथोफिजियोलॉजी हो गई, इटियोलॉजी हो गई, रिस्क फैक्टर हो गए, ये सारे के सारे पॉइंट हो गए। अब अगला पॉइंट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरटेंशन। तो कौन कौन से क्लिनिकल फीचर हैं जो अपीयर होते हैं हाइपरटेंशन में? सोचो आप, दिमाग दौड़ाओ। एक हाई बीपी वाला इंसान अपने पास आएगा तो कौन कौन से क्लिनिकल फीचर लेकर आएगा? तो देखें, दिमाग में आ रहा है आपके, जो दिमाग में आ रहा है उसको बोर्ड पर उतार देता हूं मैं।
सभी के दिमाग में आ रहा है कि सर बीपी बढ़ेगा तो इंसान को सरदर्द होगा, हेडेक होगा। अच्छा, बीपी बढ़ने के साथ साथ सरदर्द होगा, खासकर ऑक्सीपिटल, और इंसान को चक्कर भी आएंगे। इंसान को चक्कर भी आएंगे। इसके अलावा बीपी बढ़ा हुआ होगा तो बार बार इंसान को स्वेटिंग के एपिसोड भी आएंगे। स्वेटिंग होगी इंसान को। देन बीपी बढ़ा हुआ है तो एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, बहुत ज़्यादा थकान होना। यदि इंसान का बीपी ज़्यादा होता है तो कुछ कुछ इंसानों में पहचान होती है कि उनकी नोज से ब्लीडिंग होने लग जाती, नोज से ब्लीडिंग होने लग जाती। एपिस्टेक्सिस, यह भी डेवलप हो जाता है क्योंकि नेजल कैविटी को सप्लाई होने वाली कैपिलरी बहुत बारीक होती हैं जो हाई बीपी से आसानी से रप्चर हो जाती। इंसान की हार्ट रेट बढ़ेगी, टेकीकार्डिया, और इंसान की हार्ट रेट खुद को महसूस होगी। इसको अपन बोलेंगे पाल्पिटेशन। टेकीकार्डिया होगा इंसान को, पाल्पिटेशन भी होगा इंसान को, और कभी कभार बीपी बहुत ही ज़्यादा हो जाए तो सीने में दर्द की शिकायत भी हो सकती है। सीने में दर्द की शिकायत भी हो सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लॉजिकली आपको समझ में नहीं आ रहा हो। सरदर्द होना, खासकर ऑक्सीपिटल हेडेक होगा, चक्कर आना, डिजीनेस, वर्टाइगो, स्वेटिंग, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, और चूंकि ये डेवलप होते हैं, जीआईटी को ब्लड सप्लाई कम हो गई है, वेजो कंस्ट्रिक्शन है, तो मूवमेंट भी कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान में कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान में कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाता। थकान रहती है इंसान को, कभी कभार नेजल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, टेकीकार्डिया, पाल्पिटेशन, चेस्ट पेन। तो शायद सारे के सारे साथियों के दिमाग में ये आ रहा है कि सर बिल्कुल सही है, ये ही क्लिनिकल फीचर हैं जो हाइपरटेंशन में अपीयर होते हैं। परंतु मैं यहां आपसे कहूंगा कि अपने दिमाग को बदलो। हाइपरटेंशन वाली कंडीशन में देखें व्यवहारिक तौर पर क्या होता है। इंसान का बीपी बढ़ा, चक्कर आए थोड़े बहुत, इधर बैक साइड में सरदर्द हुआ, गांव का इंसान 2-4 दिन तो इग्नोर ही करता है। लगातार बना हुआ है तो डॉक्टर के पास जाएगा। इंसान का बीपी ये हाइपरटेंशन है, सिम्टम उसको आ रहे हैं ना के बराबर। सरदर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, धड़कन भी बढ़ जाती है, चलने फिरने में थोड़ी घबराहट हो रही है। 2-4 दिन सहन करेगा, फिर डॉक्टर के पास जाएगा, बीपी चेक होगा, बीपी ज्यादा मिलेगा, डॉक्टर दवाई लिख देगा, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। गांव का आदमी 2-4-5 दिन उनको लेगा, फिर वो सेटल हो जाएगा, फिर दवाइयां बंद। फिर उसका बीपी इतना ही रहने लग गया, ये बीपी मेंटेन रह गया, दवाइयां उसने बंद कर दी। फिर इस बीपी की रेंज धीरे धीरे बढ़ेगी, ये फिक्स हो गया और फिक्स हो गया। इस तरीके से बीपी बढ़ता रहेगा, परंतु इंसान को पता ही नहीं चलेगा कि उसका बीपी बढ़ रहा है। यानी एट द मैक्सिमम टाइम द पेशेंट इज एसिम्टोमेटिक। मरीज मैक्सिमम टाइम एसिम्टोमेटिक होगा, उसकी बॉडी बीपी को एडजस्ट कर लेगी। परंतु ये जो अवस्था डेवलप हो रही है, यदि ये 5 साल तक चले, ये जो अवस्था डेवलप हो रही है यदि यह 5 साल तक चले, तो देखिए 5 साल से उसके शरीर में बीपी 150/90 है, 90 से ज्यादा है। इसका मतलब है उस इंसान में पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ है, नंबर 1।
पेरीफेरल रेजिस्टेंस बड़ा होने का मतलब है बॉडी में वेजोकंस्ट्रिक्शन है, बॉडी के ऑर्गन को प्रॉपर मात्रा में ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा। नेक्स्ट, इंसान में कार्डियक आउटपुट बढ़ा हुआ है जिससे इंसान का हार्ट ज्यादा काम कर रहा है, हार्ट ज्यादा काम कर रहा है। 5 साल बाद इसमें क्या गंभीर परिणाम हो सकते हैं? क्योंकि ब्लड वेसल में वेजोकंस्ट्रिक्शन है तो कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन की संभावना ज्यादा होती। 5 साल बाद इस इंसान में CAD हो सकता है यदि बीपी पर ध्यान नहीं दिया तो। इसका हार्ट पिछले 5 साल से ज्यादा काम कर रहा है, तो ज्यादा काम करने की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल का एनलार्जमेंट हो सकता है, बोले तो LVH। और यदि ऐसा होगा तो इंसान का हार्ट फेलियर में चला जाएगा, बोले तो आने वाले भविष्य में उसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। वेजोकंस्ट्रिक्शन की वजह से इंसान की किडनी को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा और पिछले 5 सालों से धीरे धीरे करके उसकी ब्लड सप्लाई कम कर रहे हो क्योंकि नीचे वाला बीपी लगातार बढ़ रहा है। तो 5 सालों बाद तो इंसान की किडनी भी कह देगी कि भैया बहुत हो चुका। आखिर कब तक ऐसा ही करोगे? इंसान की किडनी खराब हो सकती है, परमानेंट नेफ्रॉन डैमेज हो सकते हैं, बोले तो CRF, क्रॉनिक रीनल फेलियर। नेक्स्ट, ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा, कम हो रहा है। बीपी ज्यादा है तो या तो ब्रेन की कैरोटिड आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल जमेगा जो कभी रप्चर होगा तो वहां पर क्लॉट बना देगा, या ब्लड वेसल ब्रेन की रप्चर हो जाएंगी। दोनों ही अवस्था में होने वाली दुर्घटना को नाम देते हैं ब्रेन अटैक, बोले तो CVA या स्ट्रोक। CVA या स्ट्रोक, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। देखो 5 सालों तक इंसान का बीपी बढ़ा हुआ रहा, 5 सालों तक इंसान के हार्ट ने ज्यादा काम किया। क्या इंसान को किसी तरह के गंभीर सिम्टम आए? नहीं, परंतु पिछले 5 सालों से वह इंसान के शरीर को अंदर ही अंदर से खोखला कर रहा है। इंसान या गांव का आदमी दवाई लेना क्यों नहीं पसंद करता? वो कहता है कि यार बीपी की गोली की आदत पड़ जाएगी, कौन ले इसको डेली डेली। अरे डेली डेली खाना भी तो खाते हो तुम, डेली डेली एक गोली लेने में क्या फर्क पड़ेगा? परंतु नहीं लेता। फिर आने वाले 5 साल बाद उसको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं, और गंभीर परिणाम बोले तो इंसान के हार्ट में समस्या हो जाती। हाइपरटेंशन का पहला टारगेट ऑर्गन है हार्ट। क्या हो जाएगा हार्ट में? CAD या CHF। दूसरा टारगेट ऑर्गन होता है किडनी। किडनी खराब हो जाएगी, बोले तो क्रॉनिक रीनल फेलियर में मरीज चला जाएगा। अगला टारगेट ऑर्गन होता है ब्रेन। ब्रेन में सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट या स्ट्रोक हो जाएगा। अब ये वाला सज्जन जो 5 साल पहले कह रहा था कि यार एक गोली की आदत हो जाएगी, इस सज्जन में 5 साल बाद इनमें से कोई घटना हो गई, दिल का दौरा आ गया, किडनी खराब हो गई या ब्रेन अटैक हो गया। अब इसको डॉक्टर 8-8 गोली चलाएंगे, यह 8-8 गोलियों को शौक से लेगा, शौक से लेगा, एक भी टाइम मिस नहीं करेगा। अरे ये 8 गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ती यदि पहले तुम एक गोली को ले लेते तो। 5 सालों से हाइपरटेंशन ने तुम्हारी बॉडी को अंदर से खोखला कर दिया, हार्ट में खराबी हो गई, किडनी में खराबी हो गई या ब्रेन में खराबी हो गई। तो दीज ऑल आर द टारगेट ऑर्गन ऑफ हाइपरटेंशन, दे ऑल आर द टारगेट ऑर्गन ऑफ हाइपरटेंशन। तो इनके लिए अपन बोल सकते हैं दे आर द टारगेट ऑर्गन ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के टारगेट ऑर्गन कौन कौन से हैं? इसमें हार्ट आता है, किडनी आती है और ब्रेन आता है।
क्या बता रहा हूं मैं कि मैक्सिमम टाइम पर मरीज एसिम्प्टोमेटिक होता है। एट मैक्सिमम टाइम द पेशेंट इज एसिम्प्टोमेटिक। परंतु क्या हाइपरटेंशन उसको अंदर से खोखला कर रहा है? यस, हाइपरटेंशन उसको अंदर से खोखला कर रहा है। 5 सालों तक लगातार खोखला किया और 5 सालों बाद अपना प्रभाव दर्शा दिया। इसका मतलब बताओ, हो गया ना साइलेंट किलर। यही हाल तो शुगर वाले मरीज का है, यही हाल तो शुगर वाले मरीज का है। उसके भी ये भी टारगेट ऑर्गन होते हैं। तो सो दैट्स वाई द हाइपरटेंशन इज ऑल्सो नोन एज साइलेंट किलर। हाइपरटेंशन और डायबिटीज मेलाइटस दोनों को साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। उसका कारण एक ही है, दोनों में सिम्टम आते ही नहीं है, और आते भी हैं तो ऐसे आते हैं कि मरीज सोचता है कि यार इनमें भी डॉक्टर को दिखाने की क्या जरूरत है, सर दर्द हो रहा है, हो जाएगा ना ठीक यार, पसीना आ रहा है, चक्कर आ रहे हैं, चलो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, 10-20 दिन में बॉडी हैबिचुअल हो जाती है उस बीपी की, और इंसान बीपी की दवाइयां नहीं लेता। इट मीन्स कहना ये चाहता हूं, या कार्डियोलॉजिस्ट इस बात को कहते हैं, 40 साल के बाद यदि आप 70-80 तक जाना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, तो इंसान अपनी बॉडी में 2 चीजों को कंट्रोल में रखें। एक तो शुगर की लगातार मॉनिटरिंग हो, नहीं होनी चाहिए शुगर, और दूसरा बीपी। शुगर और बीपी यदि इंसान का बढ़ेगा तो आने वाले भविष्य में जानलेवा हो सकता है, क्योंकि बॉडी के मेजर ऑर्गन में खराबी होने की संभावना है। तो ये सारा पोर्शन बताने का मतलब था, शायद आप समझ गए। अभी अभी अपन डील कर रहे हैं इस पर। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इक्के दुक्के सिम्टम होते हैं। देखो, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, फैटिगनेस, कॉन्स्टिपेशन, ये तो आपको मुझे नॉर्मल भी रहता है यार। कभी कभार गर्मियों में, समर में एपिस्टेक्सिस भी हो जाता है, टेकिकार्डिया अपन को कई बार हो जाता है। तो सिम्टम, हेडेक, ये माइनर से सिम्टम आते हैं, इनको इंसान इग्नोर कर सकता है, बट इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक गोली ले लो, जैसा खाना खाते हो ऐसी आदत डाल लो, ताकि भविष्य में 10-10 गोली ना खानी पड़े। एक्सरसाइज कर लो, डाइट में मॉडिफिकेशन कर लो, अगर आप लंबा जीना चाहते हो और अपने हार्ट को स्वस्थ रखना चाहते हो। ये अवेयरनेस अपन को मरीजों तक भी पहुंचानी चाहिए। तो यहां मैं बता रहा हूं, द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ हाइपरटेंशन या हाइपरटेंशन के दुष्परिणाम, हाइपरटेंशन के दुष्परिणाम आने वाले भविष्य में, और इन दुष्परिणाम को अपन नाम देते हैं कॉम्प्लिकेशन। ये दुष्परिणाम जो अपन ने बताए हैं, इनको नाम देते हैं कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन में मैं बोलना चाहूंगा, देयर आर 3 टारगेट ऑर्गन ऑफ हाइपरटेंशन। दीज आर हार्ट, किडनी एंड ब्रेन। हार्ट में CAD हो सकता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट ज्यादा काम करेगा। किडनी में क्रोनिक रीनल फेलियर में जा सकता है इंसान, और ब्रेन के अंदर सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट या स्ट्रोक हो सकता है। तो दीज ऑल आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन। आई थिंक क्लियर है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बाद, कॉम्प्लिकेशन के बाद अगला पॉइंट क्या आना चाहिए? अगला पॉइंट है डायग्नोस्टिक मीजर ऑफ हाइपरटेंशन। डायग्नोस्टिक मीजर ऑफ हाइपरटेंशन, और डायग्नोस्टिक मीजर में सबसे पहला पॉइंट आता है हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में चारों मेथड इस्तेमाल करेंगे। आपको बता दिया मैंने कौन कौन से मेथड कैसे कैसे इस्तेमाल होंगे। मान के चलें फिजिकल एग्जामिनेशन करने के दौरान आपको इंसान की हार्ट रेट 102 मिली, बीपी चेक किया आपने अस्कल्टेशन से, इंसान का बीपी 152/94 मिला, इंसान में रेस्पिरेटरी रेट आपको 22 मिली।
इसी फिजिकल एग्जामिनेशन से सिद्ध हो गया कि मरीज को हाइपरटेंशन है। बताओ, फिजिकल एग्जामिनेशन से ही बीमारी सिद्ध हो गई, परंतु अभी यह सिद्ध नहीं हुआ कि यह प्राइमरी है या सेकेंडरी। देखो, मेरा बीपी बढ़ा हुआ है तो हो सकता है किडनी में समस्या हो, लीवर में समस्या हो, हार्ट में समस्या हो, कोई कारण हो सकता है। तो हाइपरटेंशन तो यहीं पर सिद्ध हो गई, परंतु मुझे मरीज की जांच भी करानी चाहिए। कौन कौन सी जांच है जो मैं कराऊं? कौन कौन सी जांच मुझे करानी चाहिए? ईसीजी कराना चाहोगे आप? कहीं कोई हार्ट में एंजाइनल का केस तो नहीं है? एंजाइना की वजह से बीपी बढ़ सकता है। नेक्स्ट, एक्सरे भी कराना है क्या? चलो, आप कह रहे हो करा लेते हैं। इको भी कराना है क्या? मना कर रहे हो, फिर भी मैं कह रहा हूं चलो करा लेते हैं। देखें, इसमें कारण यह है, ये जांच इसलिए करा रहे हैं, हो सकता है ये हाइपरटेंशन 2, 4, 5 साल पुराना हो। आज ही थोड़ी हुआ है, आज ही थोड़ी हुआ है, 5 साल पुराना हो तो हो सकता है हार्ट की फंक्शनिंग थोड़ी कम हो गई हो। एक्सरे कराएं तो लंग्स में पानी भरा हुआ मिले थोड़ा बहुत, इको कराएं तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मिले। 5 साल पुराना केस हो तो हो सकता है, तो पूरी बॉडी के इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए। तो ये तो रेडियो डायग्नोस्टिक मीजर, ब्लड की जांच कौन कौन सी? ब्लड शुगर करानी है क्या? बता दो। बिल्कुल सही कह रहे हो, यस सर, ब्लड शुगर कराएंगे अपन, क्योंकि डायबिटीज मेलाइटस रिस्क फैक्टर है। लिपिड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल भी कराएंगे, क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी बीपी बढ़ सकता है। थायराइड प्रोफाइल, थायराइड प्रोफाइल भी कराएंगे। T3, T4, TSH, इनका लेवल भी बदलना। हाइपो हाइपर थायराइडिज्म बता दिया मैंने, हाइपरटेंशन हो सकता है। नेक्स्ट, किडनी तो खराब नहीं है, RFT, लीवर में तो गड़बड़ी नहीं है, LFT, ये भी करा सकते हैं अपन। सोडियम का लेवल तो नहीं बढ़ा हुआ है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट। अब जब इतनी जांच करा ली तो यार एक CBC भी हो जाए, ये तो अपनी ही लैब पर हो जाएगी। जब इतने सारी जांच करा ली तो CBC हो जाए, तो बताओ, सोचो, ये सारी की सारी जांचें लॉजिकल हैं? अरे लॉजिकल हैं या नहीं हैं? तो कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे नहीं है। देखो, ये एक गड़बड़ी का इशू भी होता है कि कोई मरीज आए और आप इतनी सारी जांचें लिख दो, फिर वो पेमेंट कटाने जाएगा, जब उसको बिल मिलेगा कि 6200 रुपए की जांच है या 8000 की, 10,000 की जांच है, तो वहीं पर मना कर देगा, रहने दो, इससे बढ़िया तो अपने गांव वाले डॉक्टर है, 20 रुपए की गोली देगा, फिट हो जाऊंगा, छोड़ो भैया। यहाँ तो लुटेरे बैठे हैं, पैसे लूटते हैं, बिना मतलब की जांच कराते हैं। इस तरह की टेंडेंसी डेवलप हो जाती। सारी की सारी जांच जेन्युइन है, बट मरीज ये समझता है कि यार इतनी सारी जांचें लिख दी डॉक्टर ने, क्या मतलब है? अगर वास्तविकता में डायग्नोसिस बनाना है, देखो यहां पर 2 पर्पज जांचों के। पर्पज नंबर 1, हाइपरटेंशन तो कायम कर दिया, परंतु यह प्राइमरी है या सेकेंडरी, यह पता लगाना है। हार्ट में खराबी है, किडनी में खराबी है, लीवर में खराबी है, शुगर तो नहीं है, कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ा हुआ, सोडियम तो ज्यादा नहीं है, जानना जरूरी है। नंबर 2, अगर यह हाइपरटेंशन 5 साल पुराना हुआ तो शरीर में डैमेज भी तो कर सकता है। इंसान बोले कि 5 साल बाद भी मुझे इसी तरह की घबराहट हुई थी
और ऐसा हुआ फिर मैंने दवाई ली तो हो सकता है 5 सालों में किडनी खराब हो गई हो, लीवर डैमेज हो गया हो। तो यह भी जानना, यानी 2 चीजें जाननी है। अगर मरीज का वास्तविकता में बढ़िया इलाज करना है तो यह जांचें कराना जरूरी होगा, क्योंकि पहले तो यह पता लगाना है कि यह हाइपरटेंशन प्राइमरी है या सेकेंडरी। नंबर 2, अपन को यह देखना है कि हाइपरटेंशन से बॉडी के वाइटल ऑर्गन में कोई डैमेज तो नहीं पहुंचा है। ये सारी की सारी चीजें अपन को देखनी। कराएं तो उसकी मर्जी, नहीं कराएं तो उसकी मर्जी। अब नहीं कराना यहां पर मरीज का फॉल्ट होता है। अपन भी इतनी सारी जांच देखें, यदि मेडिकल के नहीं है या अपना कोई नॉन रिलेटिव को इतनी सारी जांच लिख दें तो फिर वो मना ही कर देगा 10,000 का बिल देख के, अरे यार बीपी तो है, 10 रुपए की गोली से ही सही हो जाएगा, 10,000 क्यों दूं मैं। ये उसका फॉल्ट होता है। अब चूंकि गवर्नमेंट में बात करें तो मैक्सिमम जगह ये जो जांचें लिखी हैं 1-2 को छोड़कर सारी फ्री हैं। ईसीजी, एक्सरे, उधर ब्लड शुगर, लिपिड, आरएफटी, एलएफटी, इलेक्ट्रोलाइट, सीबीसी, केवल और केवल इको, थायराइड, इनके जरूर पैसे लगते हैं, बाकी लगभग फ्री हैं। तो ये सारी की सारी जांचें जेन्युइन हैं जो अपन को करानी चाहिए। आपने 12 बजे मरीज को देखा, 12:30 वो जांच कराने चला गया, जांच कराने में उसको 1-1.5 घंटा लग गया, 2 बजे वो वापस आया, अभी सारी रिपोर्ट भी नहीं आई है, 2 बजे आपकी ड्यूटी खत्म हो गई, क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट हैं आप, फिजिशियन है। अब आप तो चले गए, अब तो मरीज कल आएगा सारी रिपोर्ट लेकर। कल मरीज आता है सारी की सारी रिपोर्ट लेकर और आप उसकी रिपोर्ट को देखते। ईसीजी को देख रहे हो, नॉर्मल। एक्सरे को देख रहे हो, नॉर्मल। इको को देख रहे हो, नॉर्मल। ब्लड शुगर नॉर्मल। कोलेस्ट्रॉल 310 ज्यादा है भैया, कोलेस्ट्रॉल 310 ज्यादा है। थायराइड नॉर्मल। आरएफटी, एलएफटी नॉर्मल। सीरम इलेक्ट्रोलाइट नॉर्मल। सीबीसी नॉर्मल। सबको देखकर मरीज सामने बैठा है, आश्वस्त करेंगे कोई चिंता वाली बात नहीं है, सब नॉर्मल है, कोई चिंता वाली ज्यादा बात नहीं है, सब नॉर्मल है। अब मरीज आगे बैठा बैठा मन में गालियां दे रहा है कि जब नॉर्मल है तो कराई क्यों थी भैया, कराई क्यों थी, इतने सारे पैसे लगा दिए। अब वो कहां समझता है कि इनका कराना क्यों जरूरी था। ये तो अपन मेडिकल पर्सनल समझते हैं। ये रिपोर्ट आपके सामने आई है, देन यू हैव टू गो फॉर मैनेजमेंट। अब आपको इसका मैनेजमेंट करना है। क्या मैनेजमेंट करना चाहोगे, क्या मैनेजमेंट आप करना चाहोगे, बताएं मैनेजमेंट। क्या उसकी लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन करना चाहोगे। अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग का इस्तेमाल करता है, वजन उसका ज्यादा है, लाइफ स्टाइल में बदलाव लाओ भैया, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। बीपी में दवाइयां तो दे रहे हैं, पर अपना वजन घटाओ, डेली 2 किलोमीटर घूमो और साथ में अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग को बंद कर दो। खाओगे तो ये नुकसान होंगे। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। डाइट में फैट को कम कर दो, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तुम्हारा, सोडियम को भी कम कर दो और डाइट में फाइबर को बढ़ा दो। हाई फाइबर डाइट, लो सोडियम डाइट, लो फैट डाइट, दैट इज द डाइटरी मॉडिफिकेशन। और उसके बाद आता है आपका दवाइयां, बोले तो फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट। बताएं फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट में कौन कौन सी दवाइयां आप देना चाहेंगे। देखें मरीज को लिख दी मैंने या आपने, क्योंकि अब आप फिजिशियन बन गए हो। एटिनोलॉल, एम्लोडिपाइन, रेमिप्रिल, लेसिक्स। मरीज का कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी ज्यादा है। दवाई लिख दी मैंने, एटोरवास्टीन, स्टेटीन या लीवोस्टेटीन।
एटोरवास्टीन, स्टेटीन या लीवोस्टेटीन। देखो एटिनोलॉल समझ रहे हो आप, बीटा ब्लॉकर, एम्लोडिपाइन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, रेमिप्रिल एसीई इनहिबिटर, लेसिक्स दैट इज द डायूरेटिक्स। बताओ इलाज सही किया क्या मरीज का? लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बता दिया, डाइटरी मॉडिफिकेशन बता दिया, ये दवाई लिख दी, सही है क्या? तो आप कह रहे हो सही है, पर ऐसा यदि दवाइयाँ आप लिखोगे तो मरीज आएगा तो जरूर, पर 2-4 दिन में ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब पूरे फिजिशियन नहीं बने आप। एक मरीज को 4-4 दवाइयाँ थोड़ी लिखेंगे, या तो बीटा ब्लॉकर, या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, या एसीई इनहिबिटर, या डायूरेटिक्स। अरे एक ही गोली तो दोगे, 4-4 गोली थोड़ी देनी है। तो या तो बीटा ब्लॉक कर देंगे या कैल्शियम चैनल ब्लॉक कर देंगे। इनिशियली इन दोनों में से एक को चलाते हैं। बीटा ब्लॉकर से असर नहीं आया तो 10 दिन बाद बदल दो, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे दो। फिर भी यदि मेंटेन नहीं हो रहा तो दोनों को मिक्सअप चलाते हैं। आप में से बहुत सारे साथियों ने ओल्ड एज में चलने वाली बहुत पॉपुलर दवाई है अपने यहाँ, एम्लोवास 80, बीपी की दवाई के नाम से मशहूर है एम्लोवास 80। एम्लोवास 80 में आता है एम्लोडिपाइन और एटिनोलॉल, दोनों का मिक्सअप है, बीटा ब्लॉकर का और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का। बीटा ब्लॉकर का और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का, तो इन दोनों को ही सामान्यतः चलाते हैं, दोनों में से एक चलाते हैं। सेटल नहीं हो तो दोनों गोलियों को चला देते हैं। किसी किसी मरीज में जिसमें खासकर एंकल एडिमा होता है उसमें रेमिप्रिल भी अपन चलाते हैं। तो दैट इज द मैनेजमेंट। इनमें से चारों गोली नहीं चलाएंगे, एक ही गोली चलाएंगे, या हद करके 2 गोली चलाएंगे। एक ही गोली चलाएंगे या हद करके 2 गोली चलाएंगे। हाँ, रिपोर्ट में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा आया है तो एटोरवास्टीन भी अपन चला देंगे। इज दैट क्लियर? तो दैट इज द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। सारे के सारे पार्ट यहां पर क्लियर हो गए। ये चीजें पढ़ी हैं अपन ने। डेफिनेशन, पैथोफिजियोलॉजी, टाइप्स, एटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन, डायग्नोस्टिक मेजर ऑफ हाइपरटेंशन, और लास्ट में मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। तो मेरे हिसाब से ए से लेकर जेड तक सारे पैरामीटर क्लियर होते हैं। पीपीटी के माध्यम से भी देख लें। पहला टॉपिक, इट इज द हाइपरटेंशन। परिभाषा, परसिस्टेंट एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर मोर देन 140/90। पैथोफिजियोलॉजी भी लिखी हुई है। इंसान का बीपी डिपेंड करेगा कार्डियक आउटपुट और पीआर पर। क्लासिफिकेशन देख लो। नंबर 1, सिस्टोलिक वर्सेज डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। केवल सिस्टोलिक बीपी बढ़ा हुआ है, केवल डायस्टोलिक बीपी बढ़ा हुआ है। 120 से 140 और 80 से 90 के बीच में है तो प्री हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन वर्सेस सेकेंडरी हाइपरटेंशन। The hypertension due to some unknown cause, also known as essential or idiopathic hypertension. Secondary, the hypertension due to some known cause. Known cause कौन कौन से? Preeclampsia, renal disorder, CAD, hyperthyroidism, prolonged use of NSAID, steroid, antidepressant and oral contraceptive. Benign versus malignant hypertension. 200/100 से कम है तो बिनाइन हाइपरटेंशन, जिसमें वाइटल ऑर्गन में डैमेज नहीं है। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, इट इज ए वेरी डेंजरस कंडीशन व्हेन द ब्लड प्रेशर ऑफ एनी पर्सन एक्सीड 220/120 एंड कॉज वाइटल ऑर्गन डैमेज। इट इज ऑल्सो नोन एज हाइपरटेंसिव क्राइसिस। द कंडीशन शुड बी ट्रीटेड इमीडिएटली in medical ICU by the use of
ये दवाई का नाम याद रखना है, या तो सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड देंगे या नाइट्रोग्लिसरीन देंगे और साथ में लेसिक्स फ्यूरोसेमाइड भी अपन प्रेस्क्राइब करें। रिस्क फैक्टर में दो तरह के, मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखें, एट मैनी टाइम द पेशेंट इज एसिम्प्टोमेटिक, एट मैनी टाइम द पेशेंट प्रेजेंट द फॉलोइंग सिम्टम। कौन कौन से? हेडेक, डिजीनेस, वर्टाइगो, पाल्पिटेशन, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, फैटिगनेस, कॉन्स्टिपेशन, चेस्ट पेन और एपिस्टेक्सिस। कभी कभार एंकल एडिमा भी हो जाता है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन, द हाइपरटेंशन आर ऑल्सो नोन एज साइलेंट किलर। द कॉमन टारगेट ऑर्गन ऑफ हाइपरटेंशन आर हार्ट में CAD और CHF, ब्रेन में स्ट्रोक, किडनी में CRF। डायग्नोस्टिक मीजर, हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन। देखें एग्जाम्पल है, फिजिकल एग्जामिनेशन से ही बीमारी डायग्नोस हो गई, परंतु फिर भी अपन को ये पता लगाना है कि ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है। नंबर 2, क्या इसकी वजह से इंसान के ऑर्गन में डैमेज तो नहीं हुआ है? तो इस सारी जांच कराएंगे, ECG, एक्सरे, इको, ब्लड शुगर, RFT, LFT, इलेक्ट्रोलाइट, थायराइड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल और CBC। ये मैनेजमेंट हो गया। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी मॉडिफिकेशन और फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट। देखो एटिनोलॉल और एम्लोडिपाइन और रेमिप्रिल और लेसिक्स, इनमें से एक गोली चलाएंगे। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली एटोरवास्टिन या लीवोस्टेटिन। बीपी की गोली को सामान्यतः मॉर्निंग में लिया जाता है, क्योंकि कारण है मॉर्निंग में एक्सरसन होगा तो बीपी मेंटेन रहेगा, तो यूजुअली मॉर्निंग में लिया जाता है। तो इट इज द एंड ऑफ हाइपरटेंशन। मेरे हिसाब से हाइपरटेंशन टोटली क्लियर हो गया, 100% आपको समझ में आ गया। बताओ आ गया क्या? तो आंसर मैं जान पा रहा हूं, आपका आंसर है यस सर। तो यस सर है तो चलो आंसर दे दो फिर एक दो क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम ऑफ हाइपरटेंशन? इसका आंसर डिजीनेस, हेडेक, हाइपरटेंशन, पाल्पिटेशन। अब सोच रहे हो डिजीनेस, हेडेक, हाइपरटेंशन, पाल्पिटेशन, व्हाट आर द राइट आंसर? तो शायद 90% साथियों को तो आंसर पता है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि क्वेश्चन ने आपसे पूछा है सिम्टम। चक्कर आते हैं मुझे, मरीज बताएगा। सर दर्द है मुझे, मरीज बताएगा। धड़कन बढ़ जाती है मुझे, मरीज बताएगा। ये थोड़ी बताएगा कि मेरा बीपी ज्यादा है, ये तो आप चेक करोगे, ये तो आप चेक करोगे। सो दैट्स वाई हाइपरटेंशन इज ए साइन नॉट ए सिम्टम। हाइपरटेंशन एक साइन होता है, क्वेश्चन पूछ रहा है सिम्टम। Which of the following is not a symptom? The answer is C. The answer is C. Come on to the question number 2. Which of the following is a short-term goal of the patient? Does the patient of hypertension? हाइपरटेंशन वाले मरीज के लिए नर्स का क्या शॉर्ट टर्म गोल होगा? To reduce the patient anxiety, to prevent the complication of hypertension, to adhere the patient with treatment plan, to reduce the patient symptom। सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन और है। Which of the following is a long term goal for the patient of hypertension? नर्स का क्या लॉन्ग टर्म गोल होगा? To reduce the patient anxiety, to prevent the complication of hypertension, to adhere the patient with treatment plan, to reduce the patient symptom। तो पहले इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर दो। देखिए, पेशेंट की एंजाइटी को रिड्यूस करना ये कोई बेसिक गोल नहीं होता। एंजाइटी को रिड्यूस करना, और हाइपरटेंशन में अभी बताया मैंने एसिम्प्टोमेटिक मरीज है तो बहुत भयंकर वाली एंजाइटी उसको रहती भी नहीं है। ये वाला ऑप्शन गलत। टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन, ऐसा कतई नहीं होगा कि आज बीपी बढ़े और 4 दिन बाद
उसको किडनी खराब हो जाए, 4 साल 5 साल 10 साल बाद खराब होगी, तो कॉम्प्लिकेशन अभी होने ही नहीं है, शॉर्ट टर्म गोल नहीं है। टू एडियर द पेशेंट विद ट्रीटमेंट प्लान, हाँ बिल्कुल जोड़ना है कि लंबे समय तक दवाई लेनी है। और चौथा है टू रिड्यूस द पेशेंट सिम्टम। क्वेश्चन पूछ रहा है शॉर्ट टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल, तो अभी का गोल ये होगा कि अपन मरीज के सिम्टम को कम करें। चक्कर आ रहे हैं उसको यार, सर दर्द हो रहा है, घबराहट हो रही है, पसीना आ रहा है, तो अभी प्रेजेंट अपना गोल होना चाहिए मरीज के सिम्टम्स को कम करो, मरीज के सिम्टम्स को कम करो। सिम्टम कम होंगे फिर अपन उसको समझाएंगे, दवाई के साथ अपन उसको जोड़ेंगे। तो यहां पर शॉर्ट टर्म गोल क्या होना चाहिए, इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन, इसका क्या आंसर दे रहे हैं आप? देखो मुझे पता है कि ये तो है नहीं, ये तो शॉर्ट टर्म गोल, ये भी नहीं है। अब आप में से आधे साथी बी बता रहे हैं और आधे साथी सी बता रहे हैं। चलो, जिनका आंसर है बी सही है और जिनका आंसर है सी वो भी सही है। मैं आपसे पूछता हूं कॉम्प्लिकेशन को कैसे रोकोगे आप? शायद अब आपके दिमाग में फिट बैठ रहा है कि कॉम्प्लिकेशन रोकने के लिए दवाई तो देनी पड़ेगी। अच्छा, यदि आप दवाई दो तो कॉम्प्लिकेशन अपने आप ही रुक जाएगा? अगर आप दवाई दोगे तो कॉम्प्लिकेशन अपने आप ही रुक जाएगा? तो ये पॉइंट नंबर 2 है और 3 है, दोनों लॉन्ग टर्म गोल हैं। बट ज्यादा बेस्ट आंसर कौन सा है कि मरीज को दवाई के साथ जोड़ दो कि भैया आज एक गोली खाना चालू कर दे, जैसे सुबह शाम खाना खाता है, नहीं तो 5 साल 10 साल बाद 10 गोली खानी पड़ेंगी, इतना भयंकर नुकसान हो जाएगा शरीर में। तो आप जब उसको समझाओगे और दवाई के साथ जोड़ दोगे तो कॉम्प्लिकेशन तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। अगर आप साथी दूसरा आंसर दे रहे हैं तो दूसरे आंसर के लिए करोगे क्या आप? नर्सिंग का क्या रोल होगा? ट्रीटमेंट के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो दूसरे और तीसरे में से बेस्ट आंसर आपको देना है, तो बेस्ट आंसर है सी। मरीज को दवाई के साथ जोड़ दो लंबे समय तक कि मरीज आपसे कहेगा कि ये गोली मुझे जिंदगी भर खानी पड़ेगी, तो उसका जवाब हां खानी पड़ सकती है। और क्या समस्या है, रोटी भी तो खाते हो आप, खाना खाते हो, ऐसे ही गोली भी खा सकते हो। तो दवाई के साथ जोड़ना लॉन्ग टर्म गोल होगा, क्योंकि दवाई के साथ जोड़ना अपने आप कॉम्प्लिकेशन की रिस्क को कम कर देगा। इज दैट क्लियर? तो ये क्वेश्चन हो गए। इट इज द एंड ऑफ फर्स्ट डिसऑर्डर, जिसका नाम है हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन के बारे में परिभाषा से लेकर मैनेजमेंट तक सारे के सारे पार्ट अपन ने डील कर लिए। पूरी उम्मीद की आपको अच्छे से समझ भी आए और आपको अंदाजा भी लगा कि पहले अपन ने इतना डिटेल में क्यों पढ़ा था, ताकि आज अपन ने हाइपरटेंशन को कंप्लीट कर लिया बड़े इजी वे में। मैं जैसे जैसे पढ़ा रहा था ऐसे ऐसे सारे के सारे लॉजिक या रेशनल आपके दिमाग में आ रहे थे। उसका कारण यही है कि पहले अपन सारी चीजों को पढ़ चुके हैं। इज दैट क्लियर? तो टाइम हैज ओवर। आज के अभी के लिए इतना ही। आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।